नमस्कार, जेबीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। देखिए, जिस मुद्दे पे आज बातचीत कर रहा हूं वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर न केवल न्यायपालिका के फैसले का और निर्णय के स्वागत के साथ लोगों की बहुत सारी बातों का विश्लेषण भी किया जाएगा। साथ साथ में जो बड़ी कई वक्त से जो है बातचीत चली हुई इन्फोर्समेंट, उसके बाद तमाम तरह की चीजें चली। सभी को मालूम है, पहले ये कहा गया था कि पहले जो अवैध कब्जे हैं उनको लिया जाए, और उसके बाद ये कहा गया कि सरकार उसमें इनिशिएटिव ले, उसको देखें, उसकी जो है केयर करें, उसको लेकर के जो है कुछ निष्कर्ष निकाले। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो है काटने के ऑर्डर आते हैं। उसके बाद लगातार किसान के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो है, जिसमें सिंघा साहब जी, संजय चौहान जी हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। बहुत सारे लोग स्टे लगता है, स्टे लगने के बाद वो चीजें रुक जाती हैं। फिर अब सवाल फिर से आने लगे, अपने बहुत सारे अखबारों की कटिंगों में भी पढ़ा होगा, सोशल न्यूज पोर्टल के माध्यम से ये सवाल उठने लगे हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं बार बार। पहले भी 15, 16 और 17 के समय में तब भी ये चीजें ये आवाज उठती हैं, फिर से कटते हैं, फिर चीजें रुक जाती हैं। अभी चैथला जैसे क्षेत्र में आपने देखा कितना बड़ी मात्रा में पेड़ काटे गए, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें लगी हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और वहां से जो है इस चीज को फिर रोका जाता है। तो बहुत सारे सवाल बने हुए हैं कि जिन लोगों की कटे हैं उनके अधिकारों के मूल्यों का क्या और चीजों का क्या आगे क्या हो सकता है। क्या सच में भी सरकार इस मामले में थोड़ा गंभीर होगी, इसको लेकर गंभीरता से लेगी, कुछ ऐसी चीजें समाधान होगी जो एटलीस्ट परमानेंट नजर आए कि एक स्थायी सी नीति बनी है, अब सारी चीजें व्यवस्थित हैं, या फिर ये जो स्थितियां इसी तरह से चलती रहेगी। हमारे साथ किसान के संयोजक हरीश चौहान जी और साथ में जो किसान के जो सदस्य हैं तो वो भी जुड़े हुए हैं। हम तो गुड्डू भाई के नाम से ही जानते हैं उनको, उनसे जानेंगे कि इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। और एक सकारात्मक रूप से माननीय उच्च न्यायालय हो, क्या सर्वोच्च न्यायालय, उनका फैसला हमेशा से सर्वोपरि न्याय की प्रक्रिया से ही जो है ये देश आज सुरक्षित है और हम जो है स्वच्छ वायु में जो है अपना जीवन यापन कर सक रहे हैं और साथ साथ में जो अपने जीवन को सुरक्षित भाव से जी रहे हैं। इस पर बारीकी से चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसमें माइक आपको देता हूँ, तो मैं आप लोगों की तरफ आप दोनों का नमस्ते, मोस्ट वेलकम। जो भी चीजें हैं सब सामने, हाई कोर्ट से पहले फैसला आता है, उसके बाद जो चीजें काटी जाती है और उसके काटने के बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और वहां से भी जो है फिलहाल राहत भरी खबर कहूंगा मैं इसको, जो वर्तमान अखबारों की मध्य प्रदेश की अखबारों की सुर्खियों में थी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है पामटा जी, जो ये अतिक्रमण वाला जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और खासकर बहुत सारी उलझन वाला मुद्दा है। इसमें किसी भी जो संगठन है या किसी भी जो हमारे यहाँ पर जो भी कोई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारा सिस्टम है, सरकार है, वो सब जो है उलझन में है। इसमें जो है क्लियरिटी कहीं भी नहीं आ रही और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज है पिछले कई दौर से, वो भी जो है इसमें कहीं क्लियर नहीं है। इस मुद्दे पे जो है जो खासकर आम किसान बागवान है, सब किसान बागवान है, वो दो धड़े में बंटे हुए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि ये जमीन जो है वो रेगुलाइज हो जाए, और एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि जमीन जो है वो खाली हो जाए। अब इस उलझन के बीच में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश का आम किसान बागवान वो काफी ज्यादा इसमें उलझ रहा है। अब आप देखिए, बहुत सारे ये 2015 से जो शुरुआत हुई है, खासकर वैसे शुरुआत तो काफी पहले से अतिक्रमण के खिलाफ है, लेकिन 15 से जब माननीय न्यायालयों में, माननीय जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है वहां पे संज्ञान लिया गया इस बारे में, तो उसके बाद जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे क्षेत्र में जो है वो सेब के पेड़ जो है वो काटे गए और 16 आदेश दिए गए उस वक्त, और 16-17 में काटे गए, फिर 18 में फिर काटे गए जब SIT बनाई गई। और अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले फिर से जो है यही प्रक्रिया फिर से 2025 में हुई
और इस प्रक्रिया में जो है लगभग 3-4 सरकारें जो है इसमें लगभग इसमें इन्वॉल्व रही, और ये मुद्दा जो है बहुत मुश्किल दौर में है, और इस दौर से निकलना जो है वो किसी को आसानी से समझ नहीं आ रहा। माननीय न्यायालय में जो है आदेश होता है कि ये पेड़ काट दिए जाएंगे, उसके बाद उसी माननीय न्यायालय में जो है हमारे कुछ लोग जो है वहां जाकर पर्यावरण की जो है वो देके गुहार देके उन्हीं पेड़ों को जो है काटने से रोकते हैं। यही प्रक्रिया लगभग 2-3 बार हो चुकी है, और उसमें जो है जिसके बगीचे या जिसका थोड़ा सा शायद साउंड का इश्यू आ रहा है, इस माइक से। तो पामटा जी, इसमें ऐसा है कि जब भी माननीय न्यायालय का आदेश आता है उसको सरकार जो है कोशिश करती है इम्प्लीमेंट करने की, या सरकार कई बार अपना पल्ला झाड़ने की बात करती है कि हम इसको जो है नहीं कर सकते हैं, तो फिर दोबारा से कुछ लोग जो है वो माननीय न्यायालय में फिर से चले जाते हैं। और इस मुद्दे पे जो है जो हमारा कहना है, खासकर संयुक्त किसान मंच का, जो संयुक्त किसान मंच की तो इसमें अभी तक बैठक ही नहीं हुई है, क्योंकि संयुक्त किसान मंच में 27 संगठन है, 27 विभिन्न संगठन की एक कोई कॉमन जो है वो इस कॉमन किसी बात पे जो है संयुक्त किसान मंच नहीं आ पाया अभी, क्योंकि जब बैठक ही नहीं इस मुद्दे पे हुई है। इसमें कुछ संगठन चाहते हैं कि ये रेगुलाइज होना चाहिए, कुछ संगठन चाहते हैं कि अभी जो है ये ऊपरले लेवल से, बड़े लेवल से जो है इसको खाली किया जाए। बिल्कुल सही बात है पामटा जी, मैं ये संयुक्त किसान मंच के संयोजक के नाते नहीं कह रहा, मैं फल सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के नाते कह रहा हूं कि हमारा मानना यह है कि पामटा जी जो तो 2015-16 में जिनके बगीचे काटे गए वो सारे फार्मर्स जो है वो निचले छोटे लेवल के फार्मर थे, यानी 5 बीघा, 3 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, और जो 18 में भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 या 4% ऐसे फार्मर्स थे जिनको बिग इंक्रोचर्स कहा जा सकता है, जिनके उस टाइम SIT के टाइम में पेड़ काटे गए। लेकिन जो छोटा फार्मर है वो माननीय न्यायालयों की प्रक्रियाओं में जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते, और जो बड़ा बिग इंक्रोचर है वो माननीय न्यायालयों के प्रक्रिया में चले जाते हैं, और वहां पे वो कई साल वहां पे अपने कई तर्क देकर जो है अपने लिए समय ले लेते हैं। तो उसमें जो है बड़ा नुकसान जो है किसको हुआ, जो छोटा या जिसके पास संसाधन नहीं था वैसे किसान बागवान को हुआ। अब कहने की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चोरी तो चोरी है, वो चाहे छोटा है बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, कानूनी तौर पे जो है छोटे ने भी चोरी की, बड़े ने भी चोरी की। उसमें भी बहुत सारे चर्चाएं होती है कि तत्कालीन जो अधिकारी थे, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग के थे चाहे वो रेवेन्यू विभाग के थे, तो उन्होंने क्यों नहीं फार्मर को रोका। देखिए पामटा जी, फार्मर जो है, किसान जो है वो जमीन का चोर होता है, वो अपने खेत के साथ लगता अपनी कस्सी 1-2 कस्सी बाहर निकालता है, वो सबको मान्य भी है, उसमें किसी को शायद मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में किसी को दिक्कत है। किसी के अगर 1 बीघा, 1.5 बीघा या 2 बीघा तक का जो इंक्रोच हुआ, उससे अतिक्रमण हुआ है साथ लगती जमीन में, तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन जो ये खिलाफत है, ये उनके खिलाफ आम जनमानस में बड़ा रोष है, जिनके पास 100 बीघा है, 70 बीघा है, 80 बीघा है, 150-150, 200 बीघा जमीन जो है वो अतिक्रमण की गई। पूरे जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एक बैलेंस को जो है डिस्टर्ब कर दिया गया, यानी कि जिसने अतिक्रमण अपनी लग्जरी के लिए किया, उसने जो है एक बैलेंस खराब कर दिया पूरी सोसाइटी में। तो किसी ने, जो छोटा फार्मर है, उसने तो अपनी जीविका चलाने के लिए किया। इसमें मैं माननीय न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मुझे करनी चाहिए, ना मेरा वो अधिकार है। देखिए, पर माननीय न्यायालयों में हमारा बेशक जरूर एक आग्रह है कि माननीय उच्च न्यायालय है चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा आग्रह ये है कि जो ये अतिक्रमण है इसको टॉप लेवल से नीचे लाना चाहिए। अभी जो ये इंक्रोचमेंट के जो ये केसेस आ रहे हैं, वो केसेस वो आ रहे हैं जिसने अपनी डिक्लेरेशन दी थी
यानी 1,67,000 जो एप्लीकेशन 2002 में दी गई, जिसने डिक्लेयर किया कि हाँ मैंने अतिक्रमण किया है और उसको जो है रेगुलराइज किया जाए, जब तत्कालीन सरकार ने पॉलिसी लाने के लिए कहा। लेकिन जिसने डिक्लेयर नहीं किया वो भी तो बहुत ज्यादा अतिक्रमणकारी है, तो उनका क्या होगा? तो माननीय न्यायालय से हमारा विनम्र आग्रह है कि इसको जो है टॉप लेवल से नीचे को जो है लाने का आग्रह हम कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर एक जो ऐसी टीम भी है जो ये चाहती है कि अतिक्रमण खत्म हो, और वो जो है वो अगर उस पे उनका मानना ये है कि इसको जो है माननीय न्यायालय में एक ऐसी गुहार भी लगाएंगे या लगाने वाले हैं कि भाई इसको जो है टॉप लेवल से नीचे लाने की। जैसे मान लीजिए कि 20 बीघे से ऊपर का जो इंक्रोचर है, एक शिफ्ट में वो चाहे मतलब टर्न वाइज उसको जो है उसका इंक्रोच जो है वो खाली किया जाए। अब उसको काटने के लिए तो काटने का जो प्रावधान है उसके लिए वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन खाली करना या उसको अपने अधिकार में लेना वो सरकार का काम है, फॉरेस्ट विभाग का काम है कि उनको वो अपने अधिकार में लेना है या खाली करना है, वो एक अलग से चर्चा होनी है उस पर। लेकिन बड़े लेवल से अगर उसको शुरू कर दिया जाए, एक शिफ्ट में जो है वो 20 बीघा से ऊपर के आइडेंटिफाई किए जाए, 2-3 महीने का वक्त दिया जाए और 2-3 महीने में उसको जो है उसके बाद उसमें कार्रवाई शुरू हो। उसके बाद जो दूसरा लेवल आए वो 10 बीघे से ऊपर का लेवल आए, इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहे। उससे क्या होगा कि जो गरीब या आम जो आदमी है, आम किसान बागवान है, उसको कुछ राहत मिल सकती है। राहत ना भी मिले, वो एक उसके लिए नीति। आपको लगता है कि अलग से नीति बननी चाहिए जो वो 5 बीघा तक मीट की मांग की जाए? अभी शिमला में जो आप देख रहे थे परसों, सारे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, तो यूट्यूब से दूसरे जमाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चीजों को देखा जाता है, वहां पर भी 5 बीघा तक की मांग की बात की जा रही थी बागवानों। देखिए ऐसा है, परेशानी की बात है कि मैंने कभी जो नेता हैं जो इस चीज को थामे हुए हैं, मेरा बहुत उठना बैठना, उनके द्वारा इस तरह की बातें क्यों नहीं की जाती कि जिन लोगों ने जो है अति करके, जिन लोगों ने अपने आयाशी और दिखावे के लिए जमीन के ऊपर बहुत बड़े भूभाग को लगातार इनकोच किया है और आगे भी करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो स्पष्ट रूप से बोलते हुए नजर नहीं आए। इसके बारे में देखिए ऐसा है पामटा जी, जो 5 बीघे से नीचे की बात है, पहले भी हिमाचल प्रदेश में 9 तोड़ दिए गए, 2-3 बार 9 तोड़ दिए गए, है ना? हाँ, उसकी चर्चा आप रामेश्वर जी से कर रही है। लेकिन एक और चीज है कि 5 बीघा से नीचे भी जो मिले वो उसको मिले जो भूमिहीन है। 5 बीघा पहले भी तो काफी लोगों को दिया गया, उसकी जो चर्चा होगी वो अभी हमारे रामेश्वर कंवर जी भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है पामटा जी, हमारा कहना है कि आज आप मार्केट्स के हाल देखिए, मंडियों में जो ये क्रैश हो जाती है मार्केट, या हर साल जो है इस तरह की स्थिति आ जाती है, ये इसका कारण एक ये भी क्यों है, क्यों ये प्रक्रियाएं सिर्फ सीजन के ही वक्त में चलती है? सीजन के वक्त में जो है ये प्रक्रियाएं जब चलती है तो उससे नुकसान सीधा आम जनमानस किसान को होता है, क्योंकि वो जो अतिक्रमण वाले किसान बागवान होते हैं वो हरे पक्के सेब तोड़ के जो है वो मार्केट में ला देते हैं, वो क्रैश हो जाती है। एक नंबर 2, जिसने बड़ा अतिक्रमण किया है पामटा जी, वो आम जनमानस का पैसा जो है वो उन बड़े इंक्रोचर को भी जा रहा है। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं। और एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो ये बड़े अतिक्रमणकारियों के खिलाफ है वो आम जन किसान मानस जो है वो इकट्ठा क्यों नहीं होता? वो इसके खिलाफ क्यों नहीं जाता माननीय न्यायालय में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में? क्षमता और विवेक ज्ञान शक्ति, जो तो जिसने तो अतिक्रमण किया है वो तो अपनी लड़ाई लड़ेगा, जिसने नहीं किया है, जो पर्यावरण को बचाना चाहता है, जो अति अतिक्रमण द्वारा से बोलता हूं, ज्यादा अतिक्रमण जो उसके खिलाफ है, वो भी इकट्ठे क्यों नहीं होते? वो भी एक जो है अपना जो है एक संगठित होकर अपना पक्ष जो है माननीय न्यायालयों में क्यों नहीं रखते? आज जो है सारा सिस्टम जो है ये जो है एक पटरी से उतर चुका है कि मतलब किसान बागवान को ये समझ नहीं आ रहा। अब अगर जिसके पामटा जी सवाल बहुत है, अब जिनके कट गए तो फिर उनकी भी क्या गलती थी? फिर उनसे बड़े बड़े बिग इंक्रोचर तो अभी भी जो है वो खड़े हैं,
और जिनके कुछ छोटों के भी कटे, चाहे वो 15 में 16 में कटे या 18 में कटे या अभी कटे, तो वो भी तो जो वो उनका क्या गुना था उनका। एक देश में दो तरह से जो है प्रक्रिया होना या फिर प्रक्रिया के बाद उसको रुकना, ये कानून जो कानून है उस कानून के उपयोग, उसका सदुपयोग होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उसका सदुपयोग कैसे होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कानून तो कानून है, देश में सबके लिए बराबर होता है ना। वो तो दो तरह की पक्ष देखेंगे तो सवाल उठेंगे, निश्चित रूप से उठेंगे। अब आज के वक्त में जो है कानून की जो प्रक्रियाएं हुई है उसमें जो है प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, जबकि हम तो जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते माननीय न्यायालयों पे। हम ना उसके ज्ञाता है, ना हमारा ये अधिकार है। तो लेकिन हम कहते हैं कि भी इसको जो है सीधे से जो है इसका एक समाधान ऐसा निकाला जाए कि जिससे जो है जो हमारा प्रकृति के ऊपर जो ये नुकसान हुआ प्रकृति का, उसको भी जो है संभालना हमारी जिम्मेवारी है। नहीं तो जैसे अभी देखिए ना, पिछली बार कुल्लू मनाली में क्या हालत हुए, और अब इस बार जो है इधर जो है मंडी में सराज वगैरह में क्या हालत हो गए। भगवान ना करे आज एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक कल का एक हिमाचल सरकार एक फटकार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि हिमाचल जैसे प्रदेश जो है वो समाप्त हो सकते हैं अगर ये समय रहते यहाँ की सरकारें एक्टिव नहीं हुई, चाहे ए सरकार है चाहे बी सरकार है। तो हम सबको मिलकर ये सोचना है पामटा जी। और हमारे जो सेब की बात है, सेब की इकोनॉमी में पामटा जी मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं, जो इसमें अतिक्रमण का अंश है। अगर आपकी 3 करोड़ बॉक्स होता है तो 1.5 करोड़ जो है बॉक्स में सीधा सीधा बोलना चाहता हूं वो अतिक्रमण की हुई भूमि के ऊपर है। और उसमें सबसे बड़ा जो अतिक्रमण है वो बिग इंक्रोचर्स ने किया हुआ है, यानी कि मेरा आपका जो पैसा है, मेरा आपका पैसा, एक आम जनमानस का पैसा जो है वो अतिक्रमण किए हुए लोगों में भी बंट रहा है। और मार्केटें जो है आज क्रैश हो रही है, ये भी एक कारण है क्योंकि वहां गलत पड़ जाता है। और अगर जिस दिन ये मान लीजिए ये बड़े वाला अतिक्रमण पामटा जी कट गया, या कटना तो हम कहते हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन अगर ये सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया या कहीं और इसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, तो आपका मेरा जो आम छोटे बड़े बागवान जितने भी जिसके पास सेब रहते हैं वो टिकटों पे बिक जाएंगे। आपके सेब, आपकी एक सूत्रीय मांग पत्र नहीं रहने वाला सेब बागवानों का, मेरा ये कहना है। अभी आने वाले कल में, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीजें सामने आई हैं उसको लेकर के क्या प्रयास लगाया जा सकता है कि आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के उसमें तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है, जो अभी वहां हमारे जो पूर्व डिप्टी मेयर थे टिकेंद्र जी, वो एक पर्यावरणवादी है। उन्होंने पेड़ काटने के विरुद्ध जो है एक वहां याचिका दायर की, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट किया। अभी तो उसमें चर्चाएं होनी है, उस पर चर्चा होनी है कि भी ये क्यों रोके जाए और क्यों इसके ऊपर जो है ये क्यों इसके ऊपर रोक कंटिन्यू की जाए। वो एक लंबा विषय है, कब तक की जाए वो पक्का नहीं है अभी। लेकिन उसमें भी पामटा जी जो हमारे से फोन पे या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, उसमें भी लोगों की बड़ी लंबी टिप्पणी है। उसमें लोग कहते हैं कि अगर पहले हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐसा शपथ पत्र दिया, उसमें कहा गया कि हम जो है वाइल्ड जो ये ऑर्चर्ड करेंगे उसको हम नहीं संभाल सकते, हम उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि हम उसको जो है अपने कब्जे में, सरकार की भी इसमें क्लियरिटी नहीं है। और अगर सरकार की क्लियरिटी होती तो पहले ही होती। नंबर 2, अब उसमें बहुत सारी चर्चाएं चल रही है मामता जी। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस केस के विरुद्ध जो है कुछ पर्यावरणवादी जो है वो कहते हैं कि हम जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचेंगे। उनका कहना है कि वहां जाकर जो है हम इसके विरुद्ध भी बात करेंगे, क्योंकि जो सीधे सीधे बीच जंगल में कुछ फार्मर गए हैं, हमारे किसान बागवान गए हैं, उन्होंने तो निश्चित रूप से पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया है। और जो कुछ किसान बागवान जो है जिसने अपने खेत खलियान के आसपास छोटे से, किसी के पास 1 बीघा का रकबा था, उसने 1 बीघा और वहां कर दिया, तो उसके लिए वो सरकार से भी गुहार लगाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी गुहार लगाएंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है माफ कीजिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देके जमीन जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को दी जाए। अब उसमें कई चीजें, जैसे अभी मान लीजिए त्रासदी हो गई है
हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश सरकार दो बिस्वा जमीन भी नहीं दे सकती। अगर किसी का मकान गिर गया है, किसी का बगीचा गिर गया है, ना वो ट्रांसफर कर सकती है। जैसे पहले ट्रांसफर की जाती थी जमीन की, कहीं किसी किसान की जमीन जो है वो खराब होगी, 1978 में हुआ, और भी उससे पहले ये त्रासदियां हुई, तो सरकार उसके बदले जमीन देती थी। तो आजीविका भी तो चलाना जरूरी है ना किसान बागवान को, या आम जनमानस को। 79% हिमाचल में किसान बागवान रहता है। तो सच बात यह है कि बड़े इंकोचर बच रहे हैं, छोटों के लिए नीतियां नहीं बन रही हैं, और जब इस तरह की गतिविधियां होती तो बेचारे वही लोग जो है इसकी पेट में आते हैं, और कहीं न कहीं जो चीजें पर्यावरण के जो नुकसान के लिए जो बड़े इंकोचर जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आम आदमी पिसता जा, उनके अधिकारों को लेकर सरकार बिल्कुल पामटा जी, सीधी सीधी यही बात है। इसके ऊपर जो है सबको जरूर सोचना पड़ेगा। और इसमें जो है अगर हम किसी की कोई रिश्तेदारी है, किसी का भाई भतीजावाद है, तो हमारा जो भविष्य है, वो अगली पीढ़ी जो है वो हमें नहीं लगता कि वो सुरक्षित होगी, और अभी की भी नहीं होने वाली है। अगर जिस दिन पामटा जी आपके फुल जो है फुल जो स्विंग में जो है आपकी क्रॉप लग गई हिमाचल प्रदेश में, जैसे 2010 में लगी थी, जिसको हम एक्सपेक्ट भी करते कि लगनी चाहिए, तो अभी जो ये सेब बेचना जो मुश्किल हो रहा है इतनी ही क्रॉप में, तो फिर आपको जो 5 करोड़ या 6 करोड़ बॉक्सेस हो गए, तब क्या हो जाएगा। हमें दोनों तरफ से देखना है। हमें यह भी देखना है कि जिसने आजीविका चलाने के लिए अतिक्रमण किया है उसके लिए नीति कोई बनानी है, और उसका समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि रोजगार हिमाचल में नहीं है। और हमें जो है जिसने अतिक्रमण किया है, जिसने पर्यावरण को नष्ट किया है, यानी जो जिसने देवदार के जो 200 साल 300 साल पेड़ रहते हैं, जो 12 महीने अपनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है, उसकी जगह जो है हजारों पेड़ जो है जिन्होंने जो है सेब के लगा दिए। तो ये सोचने वाली बातें हैं सारी। मैं सीधी सी बात कहूंगा। गुड्डू भाई की तरफ से रहेंगे सेटलमेंट, और पहले जो जमीन का प्रावधान होता था, नौतोड़ मिलता था, बहुत सारी चीजें होती, इसको लेकर के क्या चीज, और उसमें भी कुछ खामियां रही है हमारे लोगों की, इसको लेकर क्या कहना है? उसमें पहले पामटा जी, सरकार ने गरीब आदमी के लिए जमीनें दी पहले जी, और उनके कईयों ने कागज बनवाए, और मौके पर नापा भी गया, पटवारी लोग भी गए, लेकिन अधिकतर जो जिम्मेदार है वो बेचारे कोई अनपढ़ भी थे, बुजुर्ग भी थे, नहीं कर सके। बाद में कईयों का ऐसा हो गया, इंतकाल नहीं हुआ उनके नाम पर, तो आज वो ऐसी फाइलें कई है जो रिजेक्ट भी हो चुकी है, और कई फाइलें ऐसी भी है ना उनका इंतकाल चढ़ा और आज भी वो खड़ी है। लेकिन सरकार तो ये बोलती है कि भी अगर सरकार ने हमने तुम्हारे को दिया तो तुम्हारे को भी आगे उसका अपने नाम इंतकाल करना चाहिए था। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग इस तरह दूर रहे, बहुत सारी फाइलें ये है। अब दूसरी बात, एक बात पामटे जी मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि गरीब लोग, एक बाप के 4 परिवार है, उसके पास टोटल मलकियत जमीन है 4 बीघा, और बच्चे हो गए उसके 4-5। अब वो उम्र लगा के, अगर वो उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, बरास जाती है बच्चों के नाम आगे, तो उनको अगर 4 बीघा है तो बच्चों के नाम आ गया है 1-1 बीघा, तो 1-1 बीघा वो चला रहा है उसको, और आगे उनकी औलादे होती है, पले में पड़ता है विश्व के हिसाब से, उसको नेचुरली वो जो है अपने बाल बच्चों को करने के लिए कहीं कसी, तो जैसा हमारे हरीश चौहान जी ने बोला है, और मलकियत के साथ 1 मीटर 4 मीटर खोदेगा जरूर। अगर ये आज बोलते हैं कि गरीबों के लिए 5 बीघा मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, मिलना चाहिए, लेकिन ये रही हमारे हाइटों की बात, लो बेल्ट की बात, मिडिल बेल्ट की बात। इसी तरह सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट पर हम चैलेंज नहीं करते। शिमला की बात ले लो, कई और शहरों की बात ले लो, कईयों ने वहां भी सरकारी जमीन पर मकान बनाए हैं। अगर ये 2 बीघा हमारे इंटीरियर इलाके में 4 बीघा अगर जिम्मेदार को मिलती है, तो जहां की मालियत करोड़ों रुपए में है विश्व के हिसाब से, तो उनका क्या गवर्नमेंट उनको रेगुलाइज कर लेगी या नहीं करेगी? ये चीजें कुछ देखने की है। और जो बात अभी हरीश पामटे जी ने बोला है उससे मैं सहमत हूँ, इंक्रोचमेंट के बारे में भी सहमत हूँ, लेकिन
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बीच में आने से हमें इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नीतियां जरूर बननी चाहिए, वो चाहे गरीबों को पड़े, वो चाहे किसी इंक्रोचमेंटर को पड़े, लेकिन गरीब आदमी तो इसमें जहाँ रैली में जाएंगे, चाहे हमारे पीछे रैली शिमला में हुई, चाहे संयुक्त किसान मंच की हुई, ये रैलियां हमारी जो कामयाब की है ये गरीब लोगों ने की है, घर से टाइम दे के आए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने चाहे इंक्रोचमेंट किया है चाहे नहीं किया, कोई भी रैली में आने के लिए जो है उत्सुकता नहीं दिखाता है। हमेशा गरीबों के लिए मिले, हम उसका वो करेंगे। और एक बात पामटा जी और है, सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जिस सरकार ने गरीबों के लिए पार्सल ऑफ लैंड के लिए जमीन दी है कि भाई तुम इसमें अपना नाज अपने बाल बच्चे पालो, कुछ जिम्मेदारों ने वो पार्सल ऑफ लैंड उनके बुजुर्गों ने आगे बेच दी है। अब वो बच्चे कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, उनके पास एक भी सौ भी नहीं है, सड़कों पर है कई। उसके बारे में भी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ये अभी लिटिगेशन वाली बात है, इसमें हम ना हाई कोर्ट को बोल सकते, ना सुप्रीम कोर्ट को बोल, ना ही उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करना चाहते हैं जी। लेकिन सवाल कभी जाते जाते बस अभी भी कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है कि चीजें आती हैं, प्रक्रिया आती हैं, कट जाती हैं चीजें, फिर रुकती हैं, पहले भी ऐसे, फिर इस बार ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं जो लोग कंफ्यूज हैं कि आने वाले कल में क्या, भविष्य क्या, इसको लेकर के क्या प्रयास लगाए जा सकते हैं, संभावित क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए पामटा जी, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अपनी जमीन जो है 1 इंच जमीन अपनी नहीं है। ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, जो 1956 में एक चीफ कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन निकाल के लिख दिया, वही जो है 1980 में फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट आया उसमें कैरी कर दी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जब अपनी भूमि ही नहीं है तो वो कहां से किसी को जमीन दे पाएगी। अगर उनको अभी जो है 2 बिस्वे भी देने, जो जैसे मैंने पहले कहा आपको, वो देने के लिए भी नहीं है। उनको अगर पीएचसी बनाना है हिमाचल प्रदेश सरकार को, या स्कूल बनाना है, उसके लिए भी एफआरए करनी पड़ती है। अब जो आपका सवाल है कि इसमें आगे क्या होगा, संभावनाएं, देखिए संभावनाएं, देखिए पामटा जी, संभावनाएं जो है वो तो हम आपको उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि ये कानूनी जो है प्रक्रिया है, उसमें तो कि क्या जो चीजें आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या दूसरा तबका अपनी अपील लेकर के जा रहा है या जाने की तैयारी, इस तरह की कुछ बातें जो सुनने में आई? देखिए, हमें भी बहुत सारे लोग जो है फोन्स के माध्यम से करते हैं कन्वे, और बहुत सारी चीजें उस पर चल रही है। उसमें कुछ ऐसी एक टीम ऐसी भी है जो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि भाई इस पे जो है स्टे लगाया गया है। लेकिन अभी इसमें पूरी तरह समझ नहीं बन पाई है, क्योंकि इसलिए नहीं बन पाई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो स्टे है वो सिर्फ अभी टेम्परेरी है, और सिर्फ उसके ऊपर है कि भाई उसकी जो है ग्रीन फेलिंग ना हो, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी वो जो है होती रहेगी। अब उसमें वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह से वो उस केस को जो है आगे लिया जाता है, उसमें पक्ष या विपक्ष क्या उसमें संज्ञान लेता है, तो वो तो उसी हिसाब से होगा। पर मेरा एक जो अपना मानना है पामटा जी, जो मेरा इंडिविजुअली मानना है, वो मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणियां आजकल आ रही है, जैसे आज मैंने कहा कि आज भी हिमाचल प्रदेश के लिए अखबारों में एक टिप्पणी आई कि हिमाचल जैसे प्रदेश जो है पर्यावरण के नुकसान की वजह से जो है वो खत्म हो जाएंगे, अभी भी सरकारों को जाग जाना चाहिए। और अभी असम का एक केस आया है, उसमें भी जो है वहां पे बड़े जो है कड़े रुख अपनाए गए हैं। लेकिन बात यह है सीधी सीधी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है, मेरा मानना तो है कि पर्यावरण की दृष्टि से वो कभी भी रिलैक्सेशन किसी चीज पे नहीं देगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये समझता है कि पर्यावरण के बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जो है कैसे जीवन यापन करना है। तो हमारा मानना है कि प्रक्रिया चलेगी, टेम्परेरी रिलीफ है। और एक और चीज जो आजकल प्रक्रिया चली है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी अभी जो है कंफ्यूजन है। 18 लाख जो है एप्लीकेशंस पूरे देश से जो है वो अभी लिटिगेशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची है, कंपाइल होके 18 लाख केसेस। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है कि इस कानून के तहत जो है जमीन मिलेगी,
वो भी उसमें आजकल देखिए आप सब जगह एक प्रक्रियाएं चल पड़ी है, चाहे वो हमारे सेब बहुल क्षेत्र है, सभी लोग एफआरए में अपनी जो है वो दावेदारी उसमें डाल रहे हैं। वो एफआरए जो कमेटी है जो पंचायत में बनी होती है वो उसमें डाल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता, ये तो किसी कानूनवादी जो होते हैं, कानून वाले हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। लेकिन टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो है उसमें यहाँ जो अतिक्रमणकारी है, चाहे उसमें बिग बड़े वाले हैं चाहे छोटे वाले हैं, सबने एक प्रक्रिया ये भी चलाई हुई है। लेकिन उसमें भी बड़ी एक चर्चा है अभी होने वाली कि 18 लाख ऑलरेडी जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो एप्लीकेशंस जो है हियरिंग के लिए वहां पर कंपाइल करके पहुंची हुई है देश के विभिन्न एरिया से। तो जो आपने प्रश्न किया कि आने वाले समय में इसमें क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है और उसमें हम क्योंकि विशेषज्ञ भी नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ किसान बागवान की, आम किसान बागवान की बात आप तक रख सकते हैं, जिसमें कि ऐसा एक भी मुझे बागवान नहीं मिला आज तक या सोशल मीडिया पे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जो भूमिहीन है उसको जमीन नहीं दी जाए। वो ये कहता है कि उसको एक प्रक्रिया के माध्यम से दी जाए, कानूनी रूप से दी जाए, ये उसके लिए सब तैयार है। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ जो है, खासकर बड़े अतिक्रमण के खिलाफ, उसके लिए तो सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे आप कहीं चौराहे पे बात करें, कहीं भी बात करें, सब उसके खिलाफ है। और जो ये निर्णय आ रहे हैं जिसमें कि कभी किसी के पेड़ काटो, कभी किसी के पेड़ ना काटो, उसको रोक दो, उससे बड़ी कंफ्यूजन जो है एक आम जनमानस में बरकरार है। वो एक सोचने वाला विषय है, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। ये कुछ चर्चा का विषय थे जिन पे गंभीर रूप से मंथन किया जा रहा है और सवाल अलग अलग है कि आगे होगा कैसे भविष्य की गोद में आने वाले कल में कैसी कैसी कौन सी चीजें सामने आती है। लेकिन मांग यहाँ दी गई है कि बड़े इंक्रोचेस इनको हटा दिया जाए और जो थोड़ा सी सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, उनको राहत के लिए कोई पॉलिसी बने। सारा कुछ दारोमदार सरकार के कंधों में नजर आ रहा है और सरकार कितनी गति से और किस हद तक अपने आप में सफल होती है, ये भावी भविष्य तय करेगा।